इस वाले चैप्टर में वो थ्योरी कराएगा। जैसे पहले 3 फॉर्मूले पढ़े, अब 3 फॉर्मूले एक बार रिकॉल हो जाए, जो हमें हर वीडियो में रिकॉल करने चाहिए, हर बार हर क्लास में हमें रिकॉल करनी चाहिए। 3 फॉर्मूले थे, कौन कौन से थे वो? जैसे ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए पहली प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर हमें ग्रॉस गिवन है और हमें नेट फाइंड करना है, तो ग्रॉस और नेट के बीच में जो रिश्ता होता है वो डेप्रिसिएशन का होता है। तो अगर ग्रॉस वैल्यू गिवन है और हमें नेट फाइंड करना है, तो हम उसके अंदर से, मतलब ग्रॉस के अंदर से जैसे ही डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे, हमें हमारा नेट मिल जाएगा। और अगर हमें नेट से वापस ग्रॉस पे आना है, तो जो हमने माइनस किया था डेप्रिसिएशन, अगर उस डेप्रिसिएशन को हम प्लस कर देते हैं तो नेट से ग्रॉस पे आ जाएंगे। ठीक है, ये वाली बात यहाँ पे सिंपल रहेगी। ये तो पहली प्रॉपर्टी होगी। दूसरी प्रॉपर्टी हमारे पास क्या थी? वो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस वाली। तो यहाँ पे हम उसको डिस्कस कर सकते हैं जो हमने देखा था। तो फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पे जाने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट के अंदर ऐड करना पड़ता है NIT, जो उस दिन आपने सर मैसेज करके पूछा था। इसको नेट इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और नेट इनडायरेक्ट टैक्स यानी कि NIT, वो डिफरेंस होता है इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज़ का। अब आपको मन माता कि सर जैसे कि इनडायरेक्ट टैक्स का एक एग्जांपल दे दो, दुकान से सामान, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ये एक इनडायरेक्ट टैक्स है। और अगर रियल लाइफ में ही एग्जांपल चाहिए, तो अभी जाके हमें कुछ सामान खरीद के लाते हैं 5-10 रुपये के पैकेट वाला, तो उसमें नीचे लिखा होता है इंक्लूड ऑफ ऑल टैक्सेस, लिखा होता है ना। तो वो हम इनडायरेक्टली टैक्स पे करके ही आए हैं। तो इनडायरेक्ट टैक्स तो सभी भरते हैं। डायरेक्ट टैक्स भारत में बहुत कम है, 3-1% ही लोग हैं जो डायरेक्ट टैक्स भरते हैं। जैसे कोई इनकम टैक्स दे रहा है, कोई प्रॉफिट पर टैक्स दे रहा है, कोई हाउस टैक्स दे रहा है, इन सब पे वो डायरेक्ट वाले फेस में आ जाएगा। तो फैक्टर कॉस्ट से अगर मार्केट प्राइस पे जाना है तो NIT उसमें ऐड करेंगे, और मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो उसके अंदर से माइनस करेंगे NIT, यानी कि नेट इनडायरेक्ट टैक्स। 2 प्रॉपर्टी हो गई। प्रॉपर्टी नंबर तीसरी, प्रॉपर्टी तीसरी क्या है? वो तो हमारा कि हमें डोमेस्टिक से किसका रिलेशन तय करना है? इनकम का, नेशनल का। डोमेस्टिक से किसका? डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम। तो इसकी कहानी में क्या आया था? सबसे पहले ये था कि डोमेस्टिक में जब आप विदेशी इनकमों को जोड़ देते हो, यानी कि NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो डिफरेंस होता है फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, प्यार से बोलें तो फीफा, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, फीफा माइनस फीटा। ठीक है। और अगर नेशनल से डोमेस्टिक पे जाना है तो हम उसके अंदर से माइनस कर देंगे क्या? NFIA। ठीक है, हम उसको वहाँ पे ऐड कर देंगे। तो ये 3 प्रॉपर्टीज़ है जो आगे तक चलते रहेंगे। बाकी अब जो हम इसमें डिस्कस करेंगे, मतलब बहुत ज़्यादा लंबा तो नहीं करेंगे, हमें नॉमिनल और रियल GDP के बारे में जानना है। और ध्यान रखो, ये कब ऐसा टॉपिक है जो 3 मार्क्स के लिए सरकार हमारी, यानी कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है, उस पर क्वेश्चन पूछ लेता है। ठीक है। तो टॉपिक है कि व्हाट इज़ नॉमिनल GDP एंड व्हाट इज़ रियल GDP। और इसमें ये भी क्वेश्चन बन जाता है कि नॉमिनल GDP ज़्यादा अच्छा तरीका है GDP कैलकुलेट करने का, या फिर रियल GDP ज़्यादा बेहतर तरीका है GDP को कैलकुलेट करने का। तो इसी एक में ना, मतलब इसी छोटी सी उस क्लिप में तो देखियो, तो वो सारा समझ में आ जाएगा। इससे ज़्यादा ये बड़ा है भी नहीं। ठीक है, तो इस टॉपिक को निपटाते हैं। जो टॉपिक नंबर 6 है, इट रेफर्स टू GDP एट करंट प्राइस। सबसे मजबूत बात ध्यान रखिए कि नॉमिनल GDP हमेशा हमारे करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है। और ये पढ़ने को इसमें बहुत कुछ मिलेगा कि ये जैसे अब 2023 में हम लोग हैं, तो 2023 में किसी भी गुड्स एंड सर्विसेज के क्या करंट प्राइस हैं, उसके हिसाब से हम अपनी गुड्स एंड सर्विसेज की कीमत निकालते हैं। तो नॉमिनल GDP करंट प्राइजेस पे कैलकुलेट किया जाता है इन द मार्केट वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर। यानी कि इस 2023 में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज हम प्रोड्यूस करेंगे, उनकी कीमत हम आज के 2023 के प्राइस के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। जबकि हमें पता आज के दिन महंगाई बहुत है, इन्फ्लेशन है, कभी डिफ्लेशन आ जाता है, कभी रिसेशन आ जाता है, कभी इकोनॉमी बहुत अच्छा ग्रो, अप एंड डाउन चलते रहते हैं। ठीक है। करंट ईयर प्राइस आर द प्राइसिंग प्रिवेलिंग ड्यूरिंग द ईयर ऑफ द एस्टिमेशन। तो वो किस तरीके से लिखता है उसको? नॉमिनल GDP अगर कैलकुलेट करनी है, Q की मल्टीप्लाई P से कर दो। अब Q क्या है? कितनी क्वांटिटी है गुड्स एंड सर्विसेज की, यानी कि जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी हैं। ठीक है, जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी हैं अपने 1 साल में, उसकी मल्टीप्लाई अपने करंट ईयर के प्राइस से कर देंगे, तो हमें हमारा क्या मिल जाएगा? नॉमिनल GDP मिल जाएगा। कहता था अब इक्वेशन शो द नॉमिनल GDP कैन इंक्रीज व्हेन देयर इज इंक्रीज इन आइदर Q और आइदर P। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको नॉमिनल GDP की, भाई हमारी नॉमिनल GDP तो बढ़ रही है,
तो वो हो सकता है क्वांटिटी के बढ़ने से भी बढ़ जाए, कि मतलब आप ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं तो आप मतलब सपोज करके पहले 10 यूनिट प्रोड्यूस कर रहे थे, आप 15 कर रहे हैं, तो उनसे जो होने वाली कमाई है वो बढ़ेगी। या तो आप ज़्यादा प्रोड्यूस करो तो आप अपना नॉमिनल जीडीपी बढ़ा सकते हो, या फिर ज़्यादा क्या करो, चीज़ें दाम ज़्यादा हों। अब हमारी इकोनॉमी में चीज़ों के दाम ज़्यादा हैं, प्रोडक्शन इतनी नहीं हो रही, जबकि एक्चुअल ग्रोथ तब मानी जाएगी जब क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस हो और प्राइस रहे नॉर्मल, तब तरक्की है देश की। ठीक है, तो ये कहता है कि इसने क्या बोल दिया कि भैया अगर क्यू में चेंज आ जाए या पी में चेंज आ जाए तो आपका जो नॉमिनल जीडीपी है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। इफ़ इट इंक्रीज ये कहता ओइंग टू इंक्रीज इन क्यू पी रिमेन कॉन्स्टेंट, इट शो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इन पी क्यू कॉन्स्टेंट। या तो देख, सॉरी उल्टा बोल दिया, इट शो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी, अगर क्यू बढ़ेगा तो पी को कॉन्स्टेंट समझ लो, सही है। इट शो इंक्रीज इन नॉमिनल जीडीपी ओइंग टू इंक्रीज इन आउटपुट, अगर आपका क्यू बढ़ रहा है उससे आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ रही है, तो वो हुआ है आउटपुट की वजह से, यानी कि क्यू मतलब क्वांटिटी का मतलब है जो गुड्स एंड सर्विसेज हमने प्रोड्यूस करी उनकी बात कर रहा हूँ। ऑन द अदर हैंड अगर आपका प्राइस बढ़ता है और क्वांटिटी सेम रहती है तो वो फिर नॉमिनल जीडीपी कैसे बढ़ेगा, आपके जनरल प्राइस लेवल की वजह से। ये बहुत कॉमन बात है, बस ये उन्होंने इंग्लिश में लिख रखी है कि अगर आप क्वांटिटी ज़्यादा प्रोड्यूस करोगे तो क्वांटिटी की वजह से नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी। अगर आप प्राइस चीज़ों के ज़्यादा रहते हैं इकोनॉमी की मार्केट फोर्स को ध्यान में रखते हुए, यानी कि मार्केट में चीज़ें महंगी हो ही रही हैं, तो फिर आपके प्राइजेस की वजह से आपकी नॉमिनल जीडीपी बढ़ेगी। ठीक है, प्राइजेस की वजह से नॉमिनल जीडीपी नहीं बढ़नी चाहिए। इट इज़ मेयरली अब क्या कहते हैं मॉनेटरी इंक्रीज इन जीडीपी एंड इज़ ऑफ अ लिटिल सिग्निफिकेंट, इट डज नॉट कॉज इंक्रीज, या कहता है इट डज नॉट कॉज एनी इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन द इकोनॉमी, इट ओनली मनी इल्यूजन द इल्यूजन ऑफ द हाई मार्केट वैल्यू ऑफ द गिवन आउटपुट। क्या मतलब इस बात का, अगर आपकी चीज़ें महंगी हैं, मतलब प्राइजेस किसी भी चीज़ के ज़्यादा हैं, तो उससे ना असली चेहरा नहीं दिखता। अब सपोज कर कोई चीज़ पहले 10 की मिल रही थी और हम 10 पीस बेच रहे थे, तो हमने 10 × 10 100, मतलब ऐसे मान लेते हैं कि पहले हमारी क्वांटिटी 10 और उसके दाम भी थे 10, तो हमारा नॉमिनल जीडीपी कितनी आ गई 100 रुपये। फिर क्या हुआ, क्वांटिटी तो 10 ही रही लेकिन प्राइस बढ़ के 12 हो गया, तो लोगों को क्या लगेगा, अरे हमारी तो नॉमिनल जीडीपी इंक्रीज़ हो गई। भाई वो दाम बढ़ गए हैं, इन्फ्लेशन की वजह से ऐसा हो गया। मज़ा तब आता कि ये रहता 10 और क्वांटिटी हो जाती है 15 × 10, अब फ़ायदा लग रहा है। तो क्वांटिटी बढ़नी चाहिए, अगर आपको ग्रोथ करनी है तो आपको प्रोडक्शन करनी पड़ेगी। अगर आप सेम दाम में प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो इट मीन्स आप ग्रो कर रहे हो, इसीलिए नॉमिनल जीडीपी के पीछे लोग पढ़ते हैं। यहाँ बहुत ज़्यादा कंपैरिजन में नहीं दिया, अगर मैं एक सिंपल वे में बोलूँ तो नॉमिनल जीडीपी रियल पिक्चर नहीं दिखाता कभी भी इकनॉमी की, वो करंट प्राइस पे कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, तो इसको जीडीपी एट करंट प्राइस भी कह देते हैं। ठीक है, करंट प्राइस पे कैलकुलेट हो रहा है, रियल पिक्चर नहीं दिखा रहा है। और यहाँ नॉमिनल जीडीपी दोनों चीज़ों से इम्पैक्ट लेते हैं, यानी कि क्वांटिटी के बढ़ने से भी नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है, घट सकता है, और प्राइस के बढ़ने से भी मतलब हमारा नॉमिनल जीडीपी बढ़ सकता है या फिर घट सकता है। और इकोनॉमिकली नॉमिनल जीडीपी अच्छा इंडिकेटर नहीं है जीडीपी कैलकुलेट करने का, रियल जीडीपी ही अच्छा इंडिकेटर है। अगर आपको जीडीपी कैलकुलेट करनी है तो इनमें से पूछना कि नॉमिनल अच्छी है, जीडीपी रियल अच्छी है, तो हम रियल को पे हाथ उठाएंगे कि ब्रो कि रियल जीडीपी जो है वो हमारी बेहतर है एज़ कम्पेयर टू नॉमिनल जीडीपी। अब ऐसा होता क्यों है, इट रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। कांस्टेंट प्राइस को वो बेस प्राइस भी कह देता है, ध्यान रखिए मैं कांस्टेंट की जगह एक शब्द लिख दे रहा हूँ, बेस प्राइस। और ये बेस ईयर से लिया जाता है, यहाँ तो बोल देते ऊपर वाले में करंट ईयर से लिया जाता है, लेकिन यहाँ पे कहाँ से लिया जाता है, बेस ईयर से लिया जाता है। बेस ईयर ले रखा है लोगों ने अभी 2011-12, और ये शायद बात आई थी कि 2017-18 का लेंगे, यानी कि 2017-18 में भारत की जो ग्रोथ रेट है वो बहुत अच्छी रही है। अब 2011-12 में जो चीज़ों के दाम रहे होंगे वो आज के हिसाब से तो काफ़ी कम रहे होंगे, और उस टाइम पे हमने ग्रोथ भी अच्छी गई थी। तो अभी जो हमारा इकोनॉमी के अंदर बेस ईयर लिया जा रहा है वो यही 2011 वाला लिया जा रहा है। इसके प्राइजेस के हिसाब से आज के दिन हम ये देखते हैं कि हमने कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करा है। अगर हम पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस कर रहे हैं तो कॉन्ग्रेचुलेशन, आप ग्रोथ कर रहे हैं। अगर आप पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, आप प्राइस के दम पे उछल रहे हैं, तो ये कोई अच्छी बात नहीं है। ठीक है, ये कहता है कि कांस्टेंट प्राइस हो गया, इट इज़ द मार्केट वैल्यू ऑफ फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द डोमेस्टिक ट्रेजरी ऑफ ए कंट्री ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग ईयर एस्टिमेटेड ड्यूरिंग द बेस ईयर प्राइस।
ये लिखा था अभी हमने, ये बोला था बेस ईयर प्राइस। बेस ईयर द ईयर ऑफ कंपैरिजन, यानी कि हम 2011-12 की ग्रोथ के अकॉर्डिंग आज के दिन जब हम खुद को कंपेयर करते हैं तो हमें असली चेहरा दिखाई देता है कि एक्चुअल में हमने कितना ग्रोथ किया है। इट इज़ द ईयर व्हेन मैक्रो वेरिएबल्स, ठीक है, मैक्रो वेरिएबल्स जैसे कि प्रोडक्शन हो गया, जनरल प्राइस लेवल हो गया, इन्फ्लेशन हो गया, अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह की बात होगी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, ठीक है, आर बिलीवर्ड टू द विद इन द नॉर्मल रेंज। इसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ये रहा क्वांटिटी इनटू प्राइस। क्यू का मतलब है क्वांटिटी से और प्राइस का मतलब है जो बेस ईयर प्राइस है। प्राइस कौन सा, जो बेस ईयर का प्राइस है, ठीक है। आगे आ जाते हैं, थोड़ा सा और जानते हैं क्या है। तो इक्वेशन जो दे रखी है Q इंटू पी स्टार, तो कहता है द अबव इक्वेशन शो द रियल जीडीपी इंक्रीज ओनली व्हेन क्वांटिटी इंक्रीज। पहले वाले में क्या था, नॉमिनल जीडीपी के अंदर क्या था कि प्राइस भी बढ़ सकता है, घट सकता है, क्वांटिटी भी बढ़ सकती है, घट सकती है। लेकिन वो यहाँ क्या बोल रहा है कि अगर आपकी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो ही आपकी रियल जीडीपी बढ़ेगी। और ध्यान रखिए रोहन कि इट्स कॉमन कि अगर ग्रोथ करनी है तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी। अगर आप प्रोडक्शन नहीं बढ़ाते हैं तो आप रियल में ग्रोथ नहीं करते हैं। सिंपली बिकॉज पी आप क्या मान के चलेंगे, कांस्टेंट, क्योंकि 2011 और 12 में जो प्राइस थे वो तो कभी बदलने वाले हैं नहीं। तो रियल जीडीपी के अंदर प्राइस हमेशा सेम रहेगा। अगर यहाँ इंक्रीज चाहते हो तो क्वांटिटी इंक्रीज कर लो, नॉमिनल में तो प्राइस की वजह से भी हो सकता है और क्वांटिटी की वजह से हो सकता है। सो दैट द व्हेन रियल जीडीपी इंक्रीज देयर इज एन इंक्रीज इन द फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन द इकोनॉमी। मतलब अगर गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस होंगे तो ही इकोनॉमी बढ़ेगी, अदरवाइज नहीं बढ़ेगी। अदर थिंग्स रिमेन कॉन्स्टेंट। हायर द लेवल ऑफ रियल जीडीपी ग्रेटर शुड बी अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू द रेजिडेंट ऑफ ए कंट्री, इम्प्लाई दैट द क्वालिटी ऑफ लाइफ विद शुड इम्प्रूव। तो वो वही कह रहा है कि आप पहले से ज़्यादा गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं, पहले से ज़्यादा प्रोडक्शन करते हैं, तो आप एक्चुअल ग्रोथ पाएंगे। तो रियल जीडीपी से इकोनॉमी के रियल ग्रोथ का पता चलता है, नॉमिनल जीडीपी से रियल ग्रोथ का पता नहीं चलता। रियल जीडीपी सिर्फ क्वांटिटी इंक्रीज में बिलीव करती है, बल्कि नॉमिनल जीडीपी दोनों में बिलीव करती है। रियल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है बेस ईयर के प्राइस पे और नॉमिनल जीडीपी को कैलकुलेट किया जाता है करंट ईयर के प्राइस पे। तो तीन डिफरेंस ये हो गए, एक आधी और ऐड कर सकते हैं, ठीक है। अब इन्होंने देखो एग्जांपल भी दे रखा है। अगर एग्जांपल तो खाली पढ़ता है तो भी समझ में आ जाएगा। जैसे 2011-12 का इन्होंने क्या ले लिया कि हम 20 टन गेहूँ, 100 मीटर कपड़ा, 5 टन शुगर प्रोड्यूस कर रहे थे और ये उनके प्राइस थे। तो इससे पता चला कि हमारी मार्केट वैल्यू इनकी कितनी है, 5000। अब इन्होंने क्वांटिटी तो सेम रखी है, इन्होंने प्राइस बढ़ा दिए, वो 100 से 1000 कर दिए, 5 से 20 कर दिए और 500 से कितने कर दिए, 1600। तो मार्केट वैल्यू बढ़ के कितने आ गई, 30,000, ठीक है। तो ये साफ साफ दिख रहा है कि भैया अगर आप क्वांटिटी एक्स्ट्रा प्रोड्यूस नहीं करते हो तो आप कुछ खास काम यहाँ पे नहीं कर पाओगे। तो मतलब आपकी जो यहाँ तो लग रहा हो कि अरे ये 5000 से 30,000 हो गया, भाई प्राइस देखो। इन्होंने यहाँ इस वाले एग्जांपल में क्वांटिटी सेम रखी, क्वांटिटी में कोई बदलाव नहीं करा, क्वांटिटी कांस्टेंट है ना। इन्होंने सिर्फ किसके अंदर चेंज करा है, प्राइस के अंदर चेंज करा है। 100 वाली चीज़ 1000 होगी, 5 वाली 20 और 500 वाली 1600। तो 5000 की मार्केट वैल्यू बाद में कितनी होगी। तो जो गरीब आदमी होता है वो यहाँ फंस जाता है। एक गरीब आदमी, बिलो द एवरेज आदमी, लोगों को लगता है कि अब वैसे तो अगर आप अपना पेट भरने में सक्षम हैं, अगर आप सुबह को उठ के अपना शाम तक खाना आपको मिल रहा है टाइम से, तो आप कॉन्ग्रेचुलेशन करें खुद को, क्योंकि आप ऐसे 20-25 करोड़ लोगों से बहुत बेहतर हैं जिनको शायद 2 टाइम का खाना भी नहीं मिल रहा, और कुछ तो ऐसे इनको 1 टाइम का खाना नहीं मिल रहा, ठीक है। तो यहाँ जब प्राइजेस बढ़े तो ये आया। फिर इन्होंने क्या करा कि ब्रो एक काम करो, इस बार प्राइस कितना चाहिए, ये होता है किसके अंदर, आमतौर पर नॉमिनल जीडीपी के अंदर ये देखने को मिलता है। एस्टिमेशन ऑफ नॉमिनल जीडीपी, लोगों को लगेगा जीडीपी 5000 से 30,000 हो गई, महंगाई बढ़ी है, प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, ग्रोथ नहीं करी आपने, महंगाई बढ़ी है बस, जस्ट बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन। फिर इन्होंने जो दूसरे एग्जाम्पल में समझाया है वो रियल जीडीपी का एग्जाम्पल लिया है। इस बार उन्होंने प्राइस को कांस्टेंट कर दिया कि प्राइस नहीं बदलेंगे, क्या बदलेगा, क्वांटिटी। पहले 20 टन गेहूँ प्रोड्यूस होता था, अब 30 टन होता है। पहले 100 मीटर कपड़ा प्रोड्यूस होता था, अब 200 मीटर होता है। पहले 5 टन शुगर प्रोड्यूस होती थी, अब 10 टन प्रोड्यूस हो रही है। प्राइस ऊपर भी सेम था, प्राइस नीचे भी सेम है, यानी कि 11-12 और 17-18 के हिसाब से अगर देखें तो 2011-12 में हमारी जो बेसिकली रियल जीडीपी रही है, ठीक है, वो रही है 5000 करोड़ मान लेते हैं, ऊपर करोड़ लिखा हुआ एग्जाम्पल के तौर पे, और यहाँ पे कितनी है, 9000 करोड़ है।
तो 5,000 करोड़ से मात्र 9,000 करोड़ का सफ़र तय करा। तो पता चला कि अगर आपका प्रोडक्शन मतलब अगर आपका प्राइस सेम है तो आपको दिखेगा कि यार एक्चुअल में तो 4,000 करोड़ की ग्रोथ हुई है 5-6 सालों में। प्राइस सेम है तब जाके रियल पता चल रहा है। और यहाँ क्या लग रहा है, तुम कुछ मत करो, तुम प्राइस इसको यहाँ 2,000 कर दो, यहाँ 100 कर दो, यहाँ पे 5,000 कर दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ये तो बढ़ जाएगा। लेकिन ये असली चेहरा थोड़ी ना है भाई। ये तो इसलिए हो रहा है ना क्योंकि चीज़ें महंगी हो रही हो। चीज़ें महंगी होने का सबको पता, गरीब आदमी पे दिक्कत होती है, और जो बिलो दी एवरेज लोग हैं, मतलब जैसे हम जैसे लोग हैं ना, हम पे भी बहुत दिक्कत होती है। हम लोग कौन है, मैं नहीं मानता कि हम, बस ये समझ लो कि ऊपर वाले का हाथ है हम पे कि हमें खाना मिल जाता है टाइम से, उससे बेहतर है थोड़े से। अब हम जैसे हम वीडियोस बना रहे हैं तो इतना है कि हमें 2-4 गैजेट्स में जो हमने कमा रखे हैं। पर कोई बोले कि भाई 4 पहिए की गाड़ी गेड़ी मार रहा है या फिर तुझे पैसा खर्च करने से पहले सोचना नहीं पड़ता, नहीं भाई, टेंशन में लौटने के बाल उड़ जाते हैं। ठीक है, तो हम लोग भी उसी फेस में कि इसका जो फ़र्क पड़ता है ना, ये हर व्यक्ति को तोड़ता है, अमीरों को छोड़ के। जो भारत के 5% अमीर हैं, जिन पे भारत के बाकी 95% लोगों के बराबर का पैसा है, ठीक है, तो उनकी बात अलग है कि उनको तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई फ़र्क नहीं पड़ता उन्हें। ठीक है, हम जैसे को तो पड़ेगा ना। तो ये फ़र्क आता है रियल जीडीपी और नॉमिनल जीडीपी के बीच में। ठीक है, अरे क्वेश्चन बढ़िया, ध्यान रखियो। फोकस जोन की बात करें तो जो अभी मैं तेरे को बता रहा था पीछे, ये जीडीपी एट करंट प्राइस, तो जीडीपी एट करंट प्राइस को नॉमिनल और जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस को क्या बोल रहे थे हम लोग, ये रहे ना। इसको मॉनेटरी जीडीपी कह सकते हैं, नॉमिनल जीडीपी कह सकते हैं, इसको रियल जीडीपी कह सकते हैं। तो ये बस रीड करने वाली बातचीत है, इसको अगर पढ़ लेते हैं तो हमारा काम बन जाएगा। एक पढ़ लेते हैं नॉमिनल जीडीपी वाला, दूसरा वाला तो बेस ईयर प्राइस के हिसाब से होगा। ठीक है, बात वही है जो पीछे लिखी है। इसको तो 3 नंबर के क्वेश्चन के हिसाब से चाहे तो पढ़ सकता है, अगर डिफरेंस अगर लिखना हो तो। refers to a market value of final goods and services produced within the domestic tertiary of a country during an accounting year as estimated during the current year price। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की तो होगी डेफिनेशन, और इसमें क्या आ जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की हो जाएगी डेफिनेशन। यहाँ लिखा हुआ करंट ईयर प्राइस और यहाँ लिखा हुआ बेस ईयर प्राइस। फिर क्या लिखा हुआ, इट में इंक्रीज विदाउट एनी इंक्रीज इन द कहता क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इकोनॉमी। ठीक है, और ये कहता है कि इट इज़ ओनली द इंक्रीज द क्वांटम ऑफ आउटपुट इन द इंक्रीज। तो ये कहते हैं कि भैया क्वांटिटी मे भी, मे का मतलब क्या कि हो भी सकता है, नहीं भी, मे भी। तो बच्चे बंदे बोल देते हैं ना, इंग्लिश काटते हैं, मे भी, हो भी सकता है, नहीं भी। तो वो कहता है कि आपका जो जीडीपी एट करंट प्राइस है वो बढ़ भी सकती है, नहीं भी बढ़ सकती अगर क्वांटिटी में चेंज आए या ना आए, क्योंकि वहाँ प्राइस बढ़ा देता है। यहाँ कहता है कि अगर ब्रो चेंज चाहिए तो क्वांटिटी को बढ़ाना पड़ेगा, तभी आएगा। सही है, यहाँ पे दोनों वर्क करते हैं। यहाँ पे प्राइस सेम रहता है, और मतलब प्राइस कांस्टेंट रहता है, और जो हमारा क्वांटिटी है वो घटता बढ़ता रहता है। तो ऐसे 3 नंबर का डिफरेंस हम लोग यहाँ पे आराम से पैदा कर सकते हैं। और देख, बहुत बढ़िया चीज़, ये क्वेश्चन 3 नंबर के लिए जेन्युइन है। को कहता हूँ ना कि हमें क्या पढ़ना चाहिए, तो पूरे का निचोड़ ये है, डेफिनेशन, इसका दूसरा नाम, जीडीपी एट करंट प्राइस का दूसरा नाम। ठीक है, इट इज़ नॉट अ गुड मेजर फॉर वेलफेयर ऑफ पीपल, ये सही तरीका नहीं है। ये क्या हो गया, इसमें एक पॉइंट और ऐड कर सकता है कि जो जीडीपी एट करंट प्राइस नॉट शोइंग द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस शो द रियल पिक्चर ऑफ इकोनॉमी। तो ऐसे 4 पॉइंट दे रखे हैं, एक पॉइंट हम और ऐड कर सकते हैं। अगर रियल जीडीपी नॉमिनल जीडीपी के बीच में पड़ेगा तो अदर नाम उनका हो जाएगा जीडीपी एट करंट प्राइस, जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। तो 3 नंबर के लिए बहुत प्यारी चीज़ है। देख, ये पढ़ ले, 1-2 पॉइंट और ऐड कर सकता है। अगर 4 नंबर का है तो, या 3 नंबर का है तो 3 नंबर के लिए इतना बहुत है। ठीक है, तो ये पूरे उस क्वेश्चन का निचोड़ यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ इसमें और आती है, इसमें फॉर्मूला वाली बात और आ जाती है। जो फॉर्मूला वाली बात है वो बस ये रहेगी कि कन्वर्जन ऑफ नॉमिनल जीडीपी इनटू रियल जीडीपी। तो ये जो ऊपर कहानी लिखी है उसको जाने देते हैं, हम इस फॉर्मूले पे बात करते हैं। अब ये 1 नंबर के लिए बुरा नहीं होता ये फॉर्मूला। अब वो फॉर्मूले पे तुम पे वो ज़्यादा बहुत डिस्कशन कराता नहीं है वैसे। जैसे अब रियल जीडीपी दे रखी है, फिर जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस दे रखी है, हमें ये फाइंड करनी है। तो क्या करेंगे, हम जीडीपी एट करंट प्राइस में यानी कि नॉमिनल जीडीपी में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और प्राइस इंडेक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। प्राइस इंडेक्स को आगे जीडीपी वेलफेयर के उसमें भी पढ़ने वाले हम लोग, तो जो उसका नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, और अगर मान के चल इसी फॉर्मूले को मुझे दूसरे तरीके से लिखना हो तो प्राइस इंडेक्स एंड डिवाइड में इधर आके कैसे हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और 100 मल्टीप्लाई में इधर आके कैसा हो जाएगा, डिवाइड में। तो ये 1 नंबर के लिए बहुत बढ़िया हो सकता है। ठीक है, आ जाओ इधर। देख, ये पढ़ लियो, ये इलस्ट्रेशन है, ये पढ़ लेना है खाली। ठीक है, और यहाँ अगर आ जाए तो ये जो दे रखा है ये सिर्फ एक होता है ना कि आप इस पर नज़र घुमा लोगे तो दैट्स इट।
अगर नॉमिनल जीडीपी कैलकुलेट करनी वही वाली बात है, रियल जीडीपी में प्राइस इंडेक्स की मल्टीप्लाई कर दो और 100 से कर दो डिवाइड, तो दोनों फॉर्मूले सेम है, बस वही होता है ना वो मल्टीप्लाई डिवाइड वाली की इज इक्वल टू के इधर ले जाओगे तो डिवाइड वाली चीज़ मल्टीप्लाई में और मल्टी वाली चीज़ डिवाइड में। तो ये भी एक नंबर का हो सकता है और डू दिस एग्जाम्पल, ठीक है। फिर हमने बोला था कि क्वेश्चन आता है कि ये क्या है, व्हाट इज़ दिस, व्हाट इज़ प्राइस इंडेक्स, तो उसको अभी हमने एक नाम लिया था जीडीपी डिफ्लेटर, ये पॉइंट नंबर 7 आ जाएगा, इसको हम डिस्कस करेंगे फिर बाद में। तो जीडीपी डिफ्लेटर क्या है, तो इट रेफर्स टू द रेशियो बिटवीन जीडीपी एट करंट प्राइस एंड जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। रेशियो का मतलब होता है जो डिवाइड में करके लिख देते हैं ना, यानी कि जीडीपी एट करंट प्राइस को डिवाइड कर दो जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस से, ये रहा ना, और इनटू किससे कर दी फिर 100 से। तो कुल मिला के मैं क्या करूँगा, चेक करियो, ये 100 डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो नॉमिनल जीडीपी अपॉन रियल जीडीपी इंटू 100, ये फॉर्मूला है यहाँ पे। और ये क्या बताता है, इट शो चेंज इन जीडीपी, ये क्या शो करता है, इट शो चेंज इन जीडीपी ड्यू टू चेंज इन प्राइस लेवल, इट इज़ द सेम एज प्राइस इंडेक्स। देख इसमें क्या जीडीपी में चेंज दिखा रहा है कि जो आपका प्राइस लेवल चीज़ों के चेंज होते रहते हैं, जो प्राइजेज आपके घटते बढ़ते रहते हैं, ये उस फर्क को यहाँ पे दिखा देता है। तो एक नंबर में रोहन हम इसको याद रख सकते हैं। ये ऐसे क्वेश्चनों पे केस स्टडी इसलिए भी नहीं बनाते क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिटेल में इसके नहीं जाते, बुक्स की अपनी लिमिटेशंस हैं, ठीक है। चलो तो आज तो इतना ही।